Welcome guys, welcome to Edu Home Tax once again. So today we have come up with another video on capital gain, and today we will cover cost of improvement. We will cover cost of improvement as per section 55(1) of the Income Tax Act 1961. पिछले क्लास में और पिछले लेक्चर में हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे डिस्कस किया था, एंड नाउ वी विल सी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. वी ऑल नो कि जब हम कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं तो सबसे पहले सेल वैल्यू लेते हैं और उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस करते हैं. और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो हम लॉन्ग टर्म के लिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस करते हैं. पिछले लेक्चर में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ने हमने देखा था डिटेल में, एंड टुडे वी विल सी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. इट इज अ स्मॉल डिस्कशन विच विल टेक हार्डली लेस देन 10 minutes. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जब आप माइनस करोगे तो आपको ये जरूर देखना है कि जो एक्सपेंडिचर आपने किया है वो कैपिटल नेचर का होना चाहिए. कैपिटल नेचर का मतलब क्या हुआ सर? कैपिटल नेचर का मतलब होता है वो खर्चा जिससे मेरे कैपिटल एसेट की लाइफ इंप्रूव हो. जैसे मान लीजिए आपकी एक बिल्डिंग है, सेकंड टू फ्लोर्स है, उस पे आपने तीसरा फ्लोर कंस्ट्रक्ट करवा लिया, जिससे क्या होगा, उसकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी. या फिर आपने बिल्डिंग के आर पार फेंसिंग करवा दिया, जिससे उसकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी. तो कोई भी खर्चा जो कैपिटल नेचर का है, जिससे मेरे कैपिटल एसेट का लाइफ इंप्रूव होगा, वो खर्चा हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में कंसीडर करेंगे और जनरल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इग्नोर करेंगे. ठीक है, जैसे आपने स्टाफ को सैलरी वगैरह दिया है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का जो खर्चा है, तो जनरल जो एक्सपेंडिचर है उसको आप कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में नहीं डाल सकते. ठीक है, एक पॉइंट और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है. अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि अगर आप अपना टाइटल ओनरशिप को सिक्योर करने के लिए कुछ रजिस्ट्री वगैरह या कोई भी खर्चा करते हैं जिससे आपका ओनरशिप सेफ गार्ड रहे, वो खर्चा भी कैपिटल नेचर का होता है और उसको भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में ले सकते हैं. आई होप इट इज क्लियर. एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई खर्चे का डिडक्शन हमें हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज या पीजीपीपी में मिलता है, कोई भी खर्चा अगर हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम, अदर सोर्सेज इनकम, पीजीबीपी इनकम का खर्चा अगर हम लेस मतलब डिडक्टिबल है हमारे उस इनकम से, तो वो खर्चा हम सीओआई में नहीं ले सकते. कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते. अब फर्स्ट कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में हम दो पार्ट में देखेंगे, इनटेंजिबल एसेट्स और अदर एसेट्स. इनटेंजिबल एसेट्स तीन यहाँ पे कवर्ड है. गुडविल ऑफ अ बिजनेस, यहाँ प्रोफेशन कवर्ड नहीं है. सो गुडविल ऑफ अ बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस, प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन. इन तीन इंटेंजिबल्स का हमेशा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो होगा वो होगा नहीं. ये आप फिक्स याद रख लीजिए कि ये तीन इंटेंजिबल एसेट का जो कॉस्ट होगा वो होगा नील. और अदर कैपिटल एसेट्स का क्या है? अदर कैपिटल एसेट्स में आप सिंपल एक फंडा ये है कि अगर 1 अप्रैल 2001 के पहले अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, ठीक है, या फिर 1 अप्रैल 2001 के पहले प्रीवियस ओनर, पिछले मालिक ने प्रॉपर्टी 1/4/2001 के पहले अगर परचेज की है, तो 1/4/2001 के पहले का जितना भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो आपको इग्नोर कर देना है. अच्छा, तो अगर आपने प्रॉपर्टी 1/4/2001 के पहले या प्रीवियस ओनर ने भी 1/4/2001 के पहले खरीदा है, तो 1/4/2001 या उसके बाद के कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को हम, या फिर उसके बाद के खर्चे को हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में कंसीडर करेंगे. लेकिन वो कैपिटल नेचर के खर्चे होने चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर. और 1/4/2001 के पहले के जितने भी खर्चे हैं, चाहे वो आपने किया हो खुद या फिर प्रीवियस ओनर, पिछले ओनर ने किया हो, दोनों का ही कंसीडर नहीं होगा. और अगर 1/4/2001 के बाद अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया या प्रीवियस ओनर ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, किसी ने भी किया हो, तो आपको अलाउ हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में ऐड कर देंगे. ठीक है, तो सिंपल लाइन आप हमेशा याद रखिए, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बिफोर 1/4/2001 टू बी इग्नोर्ड. ठीक है, अब एक एग्जांपल देख के इसको हम क्लोज करते हैं. मिस्टर ए परचेज करता है एक हाउस प्रॉपर्टी, HP हाउस प्रॉपर्टी, फॉर 1,06,000.
कब करता है? 15 मई 1975। सो 1975 में एक प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी खरीदता है 1,06,000 रुपए। अब उसने 3 खर्चा किया है, तीनों ही कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। पहला खर्चा किया था उसने, फर्स्ट फ्लोर बनाया, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर 1982-83 में 3,10,000 का। फिर 2002 और 3 में सेकेंड फ्लोर बनाया 7,35,000 का। फिर रिकंस्ट्रक्शन करवाया 12-13 में 5,50,000 का। ठीक है। 1/4/2001 को फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 8,50,000 और उसी दिन 1/4/2001 को स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दिया हुआ है 8,10,000 रुपया। उस हाउस को बेचा कब गया? 10 अगस्त 2021 सॉरी 10 अगस्त 2021 को बेचा गया 68 लाख रुपीस में। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर करते समय 50,000 का एक्सपेंडिचर लगा। कैपिटल गेन कंप्यूट कीजिए। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए होता है? पीरियड ऑफ होल्डिंग। हमें चाहिए होता है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म। पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको पता है 15 मई 1975 को हमने खरीदा, 10 अगस्त तो उससे एक दिन पहले क्या हो जाएगा? 9 अगस्त। तो 9 अगस्त तो 1975 से लेके 9 अगस्त 2021 तक का मेरा हो जाएगा पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग इज 15/5/1975 to 9th अगस्त एंड विच इज लॉन्ग टर्म। ठीक है। अब हमें सबसे पहले चाहिए होता है सेल वैल्यू, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और अक्रूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर। तो सेल वैल्यू कितना है हमें पता है 68 लैक्स। तो लिख दीजिए, आप भी लिख लीजिए साथ साथ या कैलकुलेटर में कैलकुलेट कीजिए। 68 लैक्स का हो गया हमारा सेल वैल्यू। सबसे पहले जो हम एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं वो होता है ट्रांसफर कॉस्ट। मतलब ट्रांसफर करते समय कोई एक्सक्लूसिवली ट्रांसफर से रिलेटेड मेरा कोई कॉस्ट कितना है? 50,000। तो 50,000 माइनस कर देंगे सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर। फिर खर्चा हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बट क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है तो हमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना है। अब हम कॉस्ट कितना माइनस करेंगे? कॉस्ट है मेरा 1,06,000, बट क्योंकि हमने 1 अप्रैल 2001 के पहले परचेज किया है तो हमारे पास में ऑप्शन है क्या कि हम कॉस्ट ले सकते हैं या फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं 8,50,000, विच एवर इज हायर। हमारे पास ऑप्शन है, तो हायर कौन सा है? 8,50,000, तो हम 8,50,000 क्या ले लेंगे। फिर आपको एक लॉ याद आया होगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग के केस में अगर मेरा फेयर मार्केट वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है तो हमको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेना होगा। मतलब मैं फेयर मार्केट वैल्यू स्टैंप ड्यूटी से ज्यादा नहीं ले सकता। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को कितनी है? 8,10,000। तो मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना होगा? 8,10,000। लीजिए 8,10,000 कॉस्ट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमने कब बेचा है? 21-22 में। 21-22 का आप CII यहाँ पे देख सकते हैं 317। तो मल्टीप्लाई कीजिए 317 और डिवाइड कीजिए 100। 100 क्यों लेंगे? क्योंकि 2001-2 का CII 100 है और क्योंकि हमने प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदी थी तो CII कौन से ईयर का लेंगे? 2001-2 का। तो आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कीजिए, 25,67,700 आ गया। अब आता है इंपॉर्टेंट कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। 3 इंप्रूवमेंट हमने किए हैं। यहाँ पे कॉस्ट के जगह आप यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट लिख सकते हैं क्योंकि हमें इंडेक्स कॉस्ट माइनस करना है। ठीक है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करना है। तो इंप्रूवमेंट हमने सबसे पहला इंप्रूवमेंट किया था 3,10,000 रुपए का 1982-83। क्या हम ये लेंगे? द आंसर इज नो। 1 अप्रैल 2001 के पहले का सारा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इग्नोर करना है, तो सारा इग्नोर कर देंगे, इग्नोर्ड। फिर 2002-03 में 7,35,000 रुपए का हमने खर्चा किया, 7,35,000। तो 7,35,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 21-22 का CII जो कि है 317 और डिवाइड करेंगे 2002-03 के CII। 2002-03 का CII आप यहाँ देख लीजिए 105। 22,19,000 आ गया हमारा सेकंड। तीसरा कॉस्ट देखिए, सारा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ले लिया, खाली 1 अप्रैल 2001 के पहले वाले को हटा के 2012-13 में भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर किया गया है 5,50,000 का। उसको भी 317 डिवाइड करेंगे 2012-13 का CII। 2012-13 का CII 200, 8,71,750। अब आप 68 लैक्स में से 50,000, 25 लाख
22 लाख, 8 लाख 71,000 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10,91,550। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एकदम सिंपल है, खाली कैपिटल नेचर के खर्चे को कंसीडर करेंगे। अगर प्रीवियस ओनर ने खर्चा किया है तो भी ले लेंगे, बट 1/4/2001 के पहले के सारे कॉस्ट, सारे एक्सपेंडिचर को इग्नोर कर देंगे। I hope this small discussion is clear to you. Thank you so much.